विद्यार्थियों, आज हम आप लोगों से सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के संबंध में चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो हम इस वीडियो में विशेष रूप से चर्चा करेंगे वह है धाराओं और आदेशों के बीच अंतर संबंध। अर्थात जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे ये कहा कि धाराओं का अध्ययन आदेशों के साथ किया जाना चाहिए, उनके साथ कनेक्ट किया जाना चाहिए। तो अब यह प्रश्न उठता है कि इसको किस तरीके से अंतर संबंधित किया जाए, कैसे ही कनेक्टेड है। तो यहाँ पर देखा जाए, सबसे पहले जैसा कि हमने आपको बताया कि सिविल प्रक्रिया संहिता में आदेश और धाराओं को समन्वित रूप में उल्लेख किया गया है। यह जो धाराएं होती हैं यह मौलिक स्वरूप की होती हैं, सब्सटेंटिव नेचर की होती हैं। वहीं पर जो आदेश हैं ये प्रक्रियात्मक स्वरूप के होते हैं, प्रोसीजरल नेचर के होते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में 158 धाराएं, 158 सेक्शंस और 51 आदेश हैं, 51 आर्डर्स हैं। इसमें हम जो धाराओं को पहले उल्लेख करेंगे, क्यों? इसलिए कि इन्हीं से कनेक्ट करके जो आदेश हैं उनकी चर्चा हम आपसे कर देंगे। तो सबसे पहले धाराओं के संबंध में देखा जाए तो विद्यार्थियों, धारा 1 से लेकर के धारा 158 तक इसको दो भाग में विभाजित कर दिया जाना चाहिए। पहला फर्स्ट ग्रुप जो प्रारंभिक से संबंधित है, यानी सेक्शन 1 से सेक्शन 8 तक, धारा 1 से लेकर के धारा 8 तक, जहां पर सिविल प्रक्रिया संहिता का उद्देश्य यानी उद्देशिका और साथ ही साथ में उसके प्रवर्तन की तिथि, उसका एक्सटेंशन, परिभाषाएं आदि चीजों का उल्लेख किया गया है। तो एक तरीके से इसमें सामान्य परिचर्चा की गई है और धारा 1 से लेकर के धारा 8 तक इसको किसी पार्ट में नहीं रखा गया है, इसीलिए इसको प्रारंभिकी के अंतर्गत रख दिया गया है। जहां तक दूसरा भाग की चर्चा की जाए तो वह सेक्शन 9 से सेक्शन 158 तक की जा सकती है। सेक्शन 9 से सेक्शन 158 तक इसको 11 भागों में विभाजित किया जा सकता है। या आप ये कह सकते हैं कि धारा 9 से धारा 158 तक जो धाराओं का उल्लेख है इसको 11 पार्ट में 11 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला जो पार्ट है वह सेक्शन 9 से सेक्शन 35B तक उल्लिखित है, जिसके अंतर्गत जुरिस्डिक्शन और रेस जुडिकेटा का उल्लेख किया गया है। अर्थात इसमें न्यायालयों की अधिकारिता से संबंधित जो मामले हैं उनके बारे में चर्चा किया गया है। और साथ ही साथ में इस बात का भी उल्लेख किया जाता है कि कैसे जो वाद हैं उनको संस्थित किया जाए, कहाँ किया जाए, किस न्यायालय में किया जाए, इन चीजों के बारे में यहाँ पर उल्लेख हुआ है। और साथ ही साथ में सेक्शन 33 अर्थात इसका जजमेंट डिक्री से संबंधित जो उपबंध है उनकी भी चर्चा किया गया है। इसी के साथ ही साथ दूसरा जो पार्ट है वह धारा 36 सेक्शन 36 से लेकर के धारा 74 तक उल्लेख किया गया है। और इसमें एग्जीक्यूशन यानी निष्पादन कार्यवाही की बात की गई है, अर्थात निष्पादन से संबंधित जो विधियां हैं उनके बारे में उल्लेख किया गया है। इसी तरीके से तीसरा से लेकर के तीसरा भाग जो है यह सेक्शन 75 से सेक्शन 78 तक का उल्लेख किया गया है।
और इसमें कमीशन जारी करने से संबंधित उपबंध है, यह आनुषंगिक कार्यवाही के अंतर्गत आता है। पार्ट 4 यानी चौथा जो भाग है ये पार्टिकुलर केसेस से संबंधित है, जो विशेष करके सेक्शन 79 से लेकर के सेक्शन 88 तक उल्लेख किया गया है। इसी तरीके से पार्ट 5 जो सेक्शन 89 से सेक्शन 93 तक उल्लेख किया गया है, यह विशेष कार्यवाही से संबंधित है। इसी तरीके से विद्यार्थियों सप्लीमेंटल जो प्रोसीडिंग्स है जिसका उल्लेख धारा 94 और 95 में उल्लेख किया गया है, तो ये छठा भाग है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो पार्ट 3 से लेकर के पार्ट 6 तक जो उल्लेख किया गया है विशेष मामले और विशेष कार्यवाही से संबंधित है। अर्थात जहां पार्ट 3, पार्ट 5 और 6 ये विशेष कार्यवाही से संबंधित है। कार्यवाही कैसे हो सकती है, इंसिडेंटल हो सकती है जैसा कि पार्ट 3 में बताया गया। कार्यवाही कैसे हो सकती है, कार्यवाही जो है वो स्पेशल प्रोसीडिंग्स हो सकती है, पार्ट 5 में बताया गया। इसी तरीके से जो कार्यवाही है वह सप्लीमेंट्री भी हो सकती है, कहाँ बताया गया, पार्ट 6 में बताया गया। तो ये एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि पार्ट 3, 5 और 6 ये विशेष कार्यवाही से संबंधित है। वहीं जो पार्ट 4 है यह विशेष मामले से संबंधित है, यानी पर्टिकुलर केसेस से संबंधित है। अब आगे हम लोग देखते हैं, जब यहाँ तक आप देखते हैं कि जजमेंट डिक्री पारित हो गया है, तो ऐसे जजमेंट डिक्री जो पार्ट 1 में पारित हुआ है यानी सेक्शन 33 के अंतर्गत उसकी या तो अपील होगी या तो उसका रिवीजन होगा। तो अब इसके संबंध में जो उपबंध किया गया है वह पार्ट 7 यानी सेक्शन 96 से सेक्शन 112 तक किया गया है, और दूसरा जो सेक्शन जो पार्ट 8 है जिसका उल्लेख सेक्शन 113 से लेकर के सेक्शन 115 तक किया गया है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो अपील से संबंधित उपबंध है वह धारा 96 से लेकर के धारा 112 तक उल्लेख किया गया है, और धारा 113 जो पार्ट 8 में उल्लेख किया गया है यह रिफरेंस यानी निर्देश से संबंधित है। धारा 114 रिव्यू से संबंधित है, पुनर्विलोकन से संबंधित है। धारा 115 ये रिवीजन से संबंधित है, पुनरीक्षण से संबंधित है। इस तरीके का उपबंध किया गया है। अब हम लोग देखेंगे पार्ट 9। तो पार्ट 9 का उल्लेख वर्तमान समय में प्रासंगिक नहीं है, इसे केवल एक दिमाग में रखना है कि किस सेक्शन से किस सेक्शन तक है, अर्थात सेक्शन 116 से लेकर के सेक्शन 120 तक इसका उल्लेख किया गया है। तो इस तरीके से ऐसे न्यायालय की चर्चा की गई है जो जुडिशियल कमीशन के नहीं आते, उसके अंतर्गत नहीं आते हैं। तो वास्तव में अब जितने भी हाई कोर्ट है या न्यायालय हैं वह सब संविधान के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं, इसलिए अब वर्तमान समय में यह उपबंध यानी पार्ट 9 प्रासंगिक नहीं रह गया है। जहां तक पार्ट 10 की बात आती है यह रूल्स से संबंधित है यानी नियम से संबंधित है, जिसका उल्लेख सेक्शन 121 से लेकर के 131 तक चर्चा किया गया है। इसी तरीके से पार्ट 11 जिसका उल्लेख सेक्शन 132 से लेकर के सेक्शन 158 तक किया गया है, यह एक तरीके से मिसलेनियस यानी एक तरीके से यह विभिन्न उपबंधों से संबंधित है, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे इसके अंतर्गत विभिन्न जो उपबंध हैं ऐसे मामले आ जाते हैं यानी प्रतियों से संबंधित हो जाता है। अब इसके संबंध में देखा जाए तो ये 11 जो भाग धाराओं को किया गया है उसके संबंध में हमने आपसे चर्चा किया। विद्यार्थियों अब हम आदेश की बात करते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक चीज बहुत ध्यान दे देना है, हमने आपको आज अभी शुरू में ही इस बात की चर्चा की कि जो धाराएं होती हैं उनका नेचर सब्सटेंटिव नेचर का होता है, मौलिक स्वरूप की होती हैं।
वहीं पर ये जो ऑर्डर्स होते हैं ये प्रक्रियात्मक नेचर के होते हैं, अर्थात उस विधियों को लागू होने की प्रक्रियाओं का उल्लेख करते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि ये जो प्रक्रियाएं आदेश में बताई गई हैं, इन प्रक्रियाओं को हम किस तरीके से प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए, और वो ये है कि चूंकि सिविल प्रक्रिया संहिता कंकरेंट लिस्ट से संबंधित है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। जैसा कि आप देखते हैं भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां बताई गई हैं, और इसमें संघ, राज्य और समवर्ती सूची। विद्यार्थियों, यह जो समवर्ती सूची है, इसके अंतर्गत ऐसे विषय आते हैं जिसमें केंद्र की विधायिका यानी केंद्र सरकार यानी संसद, और दूसरा जो राज्य की विधायिका है वह अमेंडमेंट कर सकती है। ऐसे उपबंधों की चर्चा इसके अंतर्गत की गई है। तो अब समवर्ती सूची में अमेंडमेंट से मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका हमारा जो कहने का आशय ये है कि समवर्ती सूची में उन्हीं बातों को शामिल किया जाता है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें विधियों का निर्माण कर सकती हैं। क्योंकि संशोधन इज आल्सो, अमेंडमेंट इज आल्सो एज एन एक्ट, ये भी एक अधिनियम ही होता है। और इसलिए अब यहाँ पर जो सिविल प्रक्रिया संहिता है 1908, चूंकि यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, और इसीलिए इसमें केंद्र के साथ ही साथ राज्य की विधायिका भी संशोधन कर सकती है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि ये विधियों के संबंध में यानी धाराओं के संबंध में आप देखते हैं कि इस तरीके का उपबंध किया गया है। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या धाराओं में संशोधन न्यायालय भी कर सकते हैं, हाईकोर्ट भी कर सकता है। तो ध्यान देना है, हाईकोर्ट को इस तरीके का अधिकार नहीं है। क्यों? इसलिए सब्सटेंटिव नेचर की जो विधियां होती हैं उसके अंतर्गत हाईकोर्ट कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकता है। लेकिन जो प्रक्रियागत होती है वहां पर अगर कोर्ट चाहे तो उसके लिए विशेष नियम बना सकता है, और साथ ही साथ वहां पर इस तरीके का कोई भी अमेंडमेंट भी कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि आर्डर के अंतर्गत जो भी नियम बनाए गए हैं, जो भी नियम प्रतिपादित किए गए हैं, उसमें कोर्ट चाहे तो वह संशोधन और नए नियमों को बना सकता है, सृजित कर सकता है। और इसीलिए यहाँ पर ये जो संहिता है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं कि हाईकोर्ट को भी अधिकार दे दिया गया है कि वह ऐसे नियमों को निर्मित कर सके, और अगर जरूरत पड़े तो वह संशोधन भी कर सके। तो अब हम आपसे यहाँ पर जो चर्चा करेंगे वह यह कि चूंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो सेक्शन 9 से 35B तक उल्लेख किया गया है ये अधिकारिता से संबंधित है। तो अधिकारिता का प्रश्न कहाँ उठता है कि वाद कैसे संस्थित किया जाए, वाद को कैसे फ्रेम किया जाए, कहाँ पर उसको किस कोर्ट में स्थापित किया जाए, और उसमें किस तरीके से पक्षकारों को बुलाया जाए। तो ये तमाम जो बातें आती हैं अगर देखा जाए तो यह सेक्शन 35B तक, जो सेक्शन 9 से 35B तक उल्लेख किया गया है, इसे ऑर्डर 1 से लेकर के ऑर्डर 20A तक उल्लेख किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट पार्ट में चर्चा की गई है उन सभी बातों को ऑर्डर 1 से लेकर के ऑर्डर 20A तक इसका उल्लेख किया गया है, जहां पर ऑर्डर 20 में जजमेंट, डिग्री, इसके बाद इसी तरीके से वादों की संरचना यानी ऑर्डर 1 से 4 तक आप देखते हैं किस तरीके से उसको संयोजन किया जाए, हटाया जाए, कैसे उसको एक प्रकार से वाद को स्थापित किया जाए, इन तमाम चीज़ों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट है इसका संबंध ऑर्डर 20A तक इसका उल्लेख किया गया है, और इसमें ऑर्डर 20A में जो खर्चे हैं उसके संबंध में उल्लेख किया गया है, जिसका उल्लेख 35 धारा 35
35A और 35B के अंतर्गत उल्लेख किया गया है, उसी को आर्डर 20A में बताया गया है। और इसी प्रकार से अगर जोड़ना चाहें तो आर्डर 25 के अंतर्गत आप देखते हैं इसमें ऐसे उपबंध हैं जो खर्चों के संबंध में प्रतिभूत की बात कही गई है, यानी इसमें सिक्योरिटी फॉर कास्ट की बात की गई है। तो इस तरीके से इन आदेशों की चर्चा हम इस पार्ट से इसको स्थापित कर सकते हैं। दूसरा जो पार्ट आता है वह एग्जीक्यूशन से संबंधित है, निष्पादन से संबंधित है, और निष्पादन से संबंधित जो कार्यवाहियां हैं वह आर्डर 21 में बताया गया है, यानी आदेश 21 के अंतर्गत यहाँ पर चर्चा की गई है। यहाँ पर अब तीसरा जो पार्ट आता है जिसके अंतर्गत आप देखेंगे यहाँ पर सेक्शन 75 से 78 तक उल्लेख किया गया है। इसमें कमीशन जारी करने की बात कही गई है। तो विद्यार्थियों जहाँ तक कमीशन की बात आती है ये आर्डर 26 से संबंधित है, आदेश 26 से संबंधित है। इसी तरीके से सेक्शन पार्ट 4 और 5 यानी 5th और 4 ये दोनों जो पार्ट हैं यह आर्डर 27 से लेकर के 37 तक जितने भी आदेश आते हैं उन सब के बारे में ये विशेष मामले और कार्यवाहियों से संबंधित जो उपबंध हैं उनसे संबंधित है। इसलिए आदेश 27 से 37 तक आप देखेंगे ये विभिन्न मामलों के संबंध में और विशेष कार्यवाहियों के संबंध में उल्लेख किया गया है। इसलिए इसको इसके साथ इन दोनों के साथ 4 और 5 जो पार्ट है आर्डर 27 से 37 तक इसको जोड़ा जा सकता है और मिला करके ही पढ़ना चाहिए। इसी तरीके से आप देखेंगे जो आर्डर 38 से लेकर के आर्डर 40 तक उल्लेख किया गया है, यानी आदेश 38 से 40 तक। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसको आप 94 सेक्शन 94 टू 95 यानी 94 और 95 से संबंधित आप कर सकते हैं, यानी इसको सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग से जोड़ सकते हैं। क्यों? इसलिए आप देखेंगे सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग जिसमें धारा 94 में अनुपूरक कार्यवाहियों के संबंध में उल्लेख किया गया है और ऐसे अनुपूरक कार्यवाहियों के संबंध में धारा 95 में जो पक्षकारों की गिरफ्तारी और जो कुर्की इन चीजों का उल्लेख किया गया है। विद्यार्थियों इन सब के बारे में जो प्रोसीडिंग्स है वह 38 आर्डर 38, 39 और 40 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे 38 में पक्षकारों की गिरफ्तारी से संबंधित है कि अगर निर्णय नहीं हुआ तो उनको किस तरीके से गिरफ्तार किया जाएगा, इंजंक्शन कैसे मांगा जाएगा, किस तरीके से प्राप्त किया जाएगा, और साथ ही साथ में अगर कुर्की किया जाना है तो उसमें रिसीवर की नियुक्ति कैसे की जाएगी, यह आर्डर 40 में उल्लेख किया गया है। तो इस तरीके से जो 6 है उसको आर्डर 38 से आर्डर 40 तक इसको करेक्ट किया जा सकता है। जहां तक पार्ट 7 की बात आती है यानी अपील की, तो अपील को कनेक्ट किया जा सकता है आर्डर 41 से आर्डर 45 तक। यहाँ पर आप देखेंगे ये अपील से संबंधित जितने भी मामले हैं उनको इसके अंतर्गत इसकी प्रक्रियाओं का उल्लेख कर दिया गया है। इसी प्रकार से आप देखेंगे जो सेक्शन 113 से 115 यानी पार्ट 8 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है, यह आर्डर 46 और आर्डर 47 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। जहां आर्डर 46 में रेफरेंस से संबंधित प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है, आर्डर 47 के अंतर्गत रिव्यू से संबंधित जो मामले हैं उनके बारे में उल्लेख किया गया है। पुनर्विलोकन के संबंध में उपबंध इसमें बताया, उसकी प्रक्रियाओं को बताया गया है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि इसमें अब आगे जो बीच के जो हैं यानी आर्डर पार्ट 9 और पार्ट 10, जिसमें पार्ट 9 को कनेक्ट नहीं करना है। जहां तक पार्ट 10 की बात आती है, नियम की बात आ रही है, तो नियम के संबंध में जैसा कि हमने आपको बता दिया कि रूल्स हाई कोर्ट भी बना सकती है, तो इसके आप कह सकते हैं कि जो भी नियम हैं ये आदेश से संबंधित होते हैं और उसके जो विधियों का उल्लेख है वह
पार्ट 10 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है और इसके संबंध में आप देखेंगे कि जो नियम है उन नियमों को हाई कोर्ट भी बना सकता है, तो इसके बारे में उल्लेख किया गया है। वहीं पर जो पार्ट 11 है जिसको मिसलेनियस कहा जा रहा है, इस मिसलेनियस के अंतर्गत सेक्शन 132 से 158 तक उल्लेख किया गया है। विद्यार्थियों, यह ऑर्डर 48 से संबंधित है, यानी आदेश 48 के अंतर्गत ऐसे जो मिसलेनियस मामले हैं उनकी प्रक्रियाओं के बारे में इसमें उल्लेख कर दिया गया है। इसके अलावा 3 ऑर्डर और बचते हैं, इसको भी हम लोग थोड़ा सा देखें। इसमें ऑर्डर 49 ये चार्टर हाई कोर्ट से संबंधित है, चार्टर हाई कोर्ट से संबंधित है। वहीं ऑर्डर 50 जो प्रोविंशियल स्मॉल काज कोर्ट से संबंधित है। ऑर्डर 51 ये प्रेसिडेंसी स्मॉल काज कोर्ट से संबंधित। याद करने के लिए इसको चाहें तो सेक्शन 7 और सेक्शन 8 से जोड़ सकते हैं, यानी 50 को 7 से, 8 को 51 से इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 7th में आप देखेंगे इसमें जो उल्लेख किया गया है प्रोविंशियल स्मॉल काज कोर्ट के बारे में धारा 7 में बताया गया है, जिसका ऑर्डर 50 में उल्लेख किया गया है। और साथ ही साथ में प्रेसिडेंशियल जो स्मॉल काज कोर्ट है उसको धारा 8 में चर्चा की गई है, बताया गया है, जिसकी प्रक्रिया ऑर्डर 51 में बताई गई है। अब बचते हैं जो और आप कह सकते हैं और जो बचता है इसमें ऑर्डर 22 ये स्पेशल मामले ही हैं, इसमें इसको भी आप जोड़ सकते हैं। ऐसे जो विशेष प्रोसीडिंग्स के अंतर्गत वह ऑर्डर 20 है, जिसमें आप देखेंगे पक्षकार की मृत्यु अगर हो जाती है, पक्षकार के विवाह के संबंध में, या उनके इंसॉल्वेंसी यानी अगर वह इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तब ऐसी दशा में कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी, वह ऑर्डर 22 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। जहां तक ऑर्डर 23 की बात आती है, विड्रॉल ऑफ सूट्स यानी जो सूट हैं, वाद हैं, उनकी वापसी के बारे में उल्लेख किया गया है। और उनका उसके साथ ही साथ एडजस्टमेंट यानी उनके जो एडजस्टमेंट है उसके बारे में इस यहाँ पर चर्चा कर दी गई है। ये ऑर्डर 23 के अंतर्गत बताया गया है। और जहाँ तक 25 की बात हमने बताया, इसको हमने यहाँ पर आपसे कलेक्ट कर दिया। सिक्योरिटी फॉर कास्ट यानी जो खर्चों के लिए प्रतिभूति है उससे हमने इसको जोड़ दिया। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ऑर्डर और सेक्शन को अंतर संबंधित किए हैं और ये बहुत ही मोटा मोटा है। इसके अंतर्गत अब किस तरीके से संबंधित है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से पार्ट 1 का संबंध 28 तक हम जोड़ रहे हैं, इसका कौन कौन सा ऑर्डर किस किस पर्टिकुलर सेक्शन से जुड़ा हुआ है, इसकी चर्चा हम बृहद रूप में करेंगे जब हम आपको यहाँ पर क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर और इसको इलाज किया जाएगा। तो इस तरीके से एक मोटा मोटा जो हमने एक रूपरेखा आपको दिया है कि किस तरीके से ऑर्डर को सेक्शन के साथ कनेक्ट किया जाए, दैट्स ऑल। और इसको आप लोग सब्सक्राइब लाइक करिएगा और आगे हम और भी वीडियो लॉन्च करेंगे, दैट्स ऑल।